नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में स्वागत है आपका। हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में संशोधन के लिए 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी गई है। अब इस मंजूरी के साथ 8वां वेतन आयोग जब लागू होगा, इसकी संभावना व्यक्त की जा रही है कि 2026 में इसको लागू कर दिया जाएगा। इसके लागू होने के साथ केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन को रिवाइज किया जाएगा और उसमें कुछ वृद्धि होगी। अब ऐसे में सवाल उठता है कि वास्तव में ये वेतन आयोग क्या होता है, क्यों इसको बार बार हर 10 वर्ष में अमूमन एक वेतन आयोग हम देखते हैं, तो क्यों इसको लाया जाता है, वास्तव में इसके पीछे वो कारण क्या है और इस नए वेतन आयोग के लागू होने के बाद वेतन में जो वृद्धि है वो कितनी हो सकती है। तो इन सभी पहलुओं पर आज चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की 8वें वेतन आयोग शीर्षक के अंतर्गत। सबसे पहले बात करते हैं खबर की। तो खबर और इसके चर्चा में होने का कारण ही यही है कि 16 जनवरी को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा इसकी घोषणा की गई है कि अब 8वां वेतन आयोग जो है उसको अनुमति मिल गई है, अब उसका गठन किया जाएगा और साथ ही साथ जब ये लागू होगा तो नए वेतनमान, जो रिवाइज्ड वेतनमान है, वो लागू हो जाएंगे, जिससे कि केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ होगा। अब सवाल ये भी उठता है कि 8वें वेतन आयोग की चर्चा इतनी हो रही है तो क्या सिर्फ इससे केंद्रीय कर्मचारियों को भी लाभ होगा या कुछ अन्य लोग भी इससे लाभान्वित हो सकते हैं, तो इसको भी समझेंगे। साथ ही साथ वेतन आयोग क्या होता है, इस बात को जानने के साथ इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्यों इसको बार बार लाया जाता है, 8वां वेतन आयोग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और अंत में एक अभ्यास प्रश्न पर चलेंगे। सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र 3 से जोड़ के इस खंड को आप देख सकते हैं। इसमें कुछ हम टेक्निकल पहलुओं पर भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं खबर की। तो खबर है 8th पे कमीशन फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज अप्रूव्ड अहेड बजट 2025। अब 2025 तक ये ऐसा माना जा रहा है, इस बजट में इसको प्रोविजन किया जा रहा है कि आगे 2026 से इसकी जो भी इसके प्रावधान है वो लागू हो जाएंगे। किसके द्वारा घोषित हुआ है, तो केंद्रीय मंत्री के द्वारा, अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा इसकी घोषणा की गई है 16 जनवरी 2025 को। और साथ ही साथ जब ये लागू होगा तो इससे लाभान्वित केवल जो वेतन भोगी है वही नहीं होंगे बल्कि पेंशनर्स भी होंगे, तो इस बात को भी आप याद रखेंगे। तो चलिए हम चर्चा को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि वास्तव में वेतन आयोग क्या होता है। तो दरअसल जो वेतन आयोग होता है वो केंद्र सरकार का, उसके द्वारा स्थापित किया जाता है, एक ऐसा निकाय होता है जिस निकाय का क्या कार्य होता है, ये कर्मचारियों को जो भी वेतन ढांचे होते हैं, कर्मचारियों को दिया जाने वाला जो वेतन होता है, जो सैलरी होती है, उसमें बदलाव के लिए उसकी समीक्षा करता है। उसको देखेगा कि ये कितना बदलाव अपेक्षित है। एक निश्चित समय के बाद 10 वर्षों का जो समय होता है उसमें बढ़ी हुई महंगाई के साथ कितना बदलाव किया जाना चाहिए। इसके अलावा अन्य कारकों पर भी विचार किया जाता है। वो मुद्रास्फीति हो सकती है, वो महंगाई हो सकती है, वो लोगों के रहन सहन और उसके खर्च होने के जो स्तर हैं उसमें बदलाव हो सकती है। तो इन सभी पक्षों पर विचार करने के बाद इसकी समीक्षा की जाती है और फिर यह सिफारिश करता है। इसका मतलब केंद्र सरकार का एक ऐसा निकाय जो कि केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन ढांचे में बदलाव की सिफारिश करता है। अब ये तमाम पक्षों पर समीक्षा करने के पश्चात अब वेतन आयोग की संरचना वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के अंतर्गत आती है, इसको भी आपको याद रखना है। और इसका गठन, जैसा मैंने शुरू में बताया, कि अमूमन 10 वर्षों के बाद किया जाता है। एक सामान्य रूप से यह परंपरा देखने को मिली है। पहला वेतन आयोग 1946 में स्थापित किया गया था और आजादी के बाद से अब तक, इससे पूर्व की अगर बात करें तो 7 वेतन आयोग गठित हो चुके थे। इसको लेंगे, अगर उस संख्या में जोड़ देंगे तो ये 8वां वेतन आयोग है, इसलिए इसके नाम से ही स्पष्ट है 8 वेतन आयोग की संख्या हो जाएगी। 7वें वेतन आयोग का गठन वर्ष 2014 में किया गया था और इसकी सिफारिशें कब लागू हुई थी, तो 2016 में इसकी सिफारिशें लागू हुई थी। ठीक उसी प्रकार 10 वर्षों बाद 2026 से, जनवरी 2026 से ऐसी संभावना है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें भी लागू हो जाएंगी। इसके अलावा सरकार के लिए वेतन आयोगों की जो सिफारिश होती है, वेतन आयोग द्वारा की जाने वाली जो सिफारिश होती है, अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा क्या वो बाध्यकारी होती है। तो देखिए, सरकार इसके लिए बाध्य नहीं है, ये पूर्ण रूप से सरकार के लिए स्वैच्छिक है। सरकार चाहे तो इस वेतन आयोग की सिफारिश को मान भी सकती है और नहीं भी मान सकती है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि इसकी सिफारिश को मानना सरकार के लिए अनिवार्य नहीं है। अब वेतन आयोग की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस पक्ष पर भी विचार कर लें। तो दरअसल वेतन आयोग की जरूरत इसीलिए पड़ती है क्योंकि वेतन में संशोधन की आवश्यकता पड़ती है समय के साथ, क्योंकि समय के साथ विभिन्न चीजों में बदलाव आता है, विभिन्न पहलुओं में बदलाव आता है। वो पहलू कौन से हो सकते हैं, वो पहलू होता है आर्थिक परिदृश्य। क्योंकि सरकारी कर्मचारियों का जो वेतनमान होता है, जो भत्ता होता है, अन्य लाभ होते हैं, उसका आकलन किया जाता है, फिर वेतन में संशोधन की सिफारिश की जाती है और इसमें जो कारक जिम्मेदार होते हैं वो सारे कारक यहाँ पर आपको उदाहरण स्वरूप दिए गए हैं। जैसे मुद्रास्फीति हो सकती है, आर्थिक स्थिति हो सकती है, जीवन यापन की लागत और प्रचलित बाजार दरें हो सकती हैं। क्योंकि समय के साथ साथ महंगाई बढ़ती है, प्रचलित बाजार दरें जो हैं, कोई सामान आज अगर 10 रुपए का मिल रहा हो सकता है से 10 वर्ष बाद उसकी कीमत कहीं ज्यादा हो, तो उसी अनुपात में इसको फिर से रिवाइज करने के लिए, वेतन में संशोधन करने के लिए
समीक्षात्मक रूप में इसको सामने लाया जाता है। अब ये समाज के विभिन्न वर्गों के बीच जो आय असमानता है वो कहीं ना बनी रहे, इसीलिए विभिन्न वर्गों के बीच में आय असमानता को भी कम करने के लिए इसको लागू करना अनिवार्य है। साथ ही साथ सरकारी कर्मचारियों को प्रदान किए जाने वाले विभिन्न भत्तों की समीक्षा भी, उसमें बदलाव की भी सिफारिश की जाती है। केवल वेतन ही नहीं, वेतन के अनुपात में ही जो भत्ते दिए जाते हैं उसकी भी समीक्षा की जाती है कि अगर यात्रा मान लीजिए ज्यादा महंगी हो गई तो यात्रा के लिए दिया जाने वाला भत्ता क्या उसके अनुपात में कुछ संशोधन की आवश्यकता है या नहीं है। ये एक उदाहरण के रूप में हो सकता है। इसी प्रकार आवास भत्ता भी हो सकता है, वो चिकित्सा भत्ता भी हो सकता है। तो इन सभी पक्षों पे यात्रा भत्ता, चिकित्सा भत्ता, आवास भत्ता, इस पे भी विचार किया जाता है। इसका प्रभाव क्या हो सकता है, तो अगर इफेक्ट की बात करेंगे तो देखिए, तो इससे जो सार्वजनिक वित्त होता है, जो सरकारी जो वित्त होता है, उस पर दबाव पड़ता है। क्यों? क्योंकि यह संख्या बहुत बड़ी होती है जिनको इसका लाभ मिलता है। अगर बात करें सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों की, तो इस बार ही अगर आप देखें तो 50 लाख प्लस वेतन भोगियों की भी संख्या और 50 लाख प्लस जो है वो पेंशन भोगियों की भी संख्या है। तो इससे जो राजकोष है, जो सरकारी वित्त है, उस पर दबाव पड़ता है। एक प्रभाव तो ये वित्तीय व्यय बढ़ता है, महत्वपूर्ण प्रभाव, क्योंकि ये संख्या काफी बड़ी होती है कर्मचारियों के वेतन भत्ते से जो लोग प्रभावित होते हैं। साथ ही साथ अन्य क्षेत्रों पर भी इसका रिपल इफेक्ट पड़ता है। रिपल इफेक्ट क्या होता है, जैसे उदाहरण के रूप में आप देखें, किसी नदी में जब आप एक कंकड़ फेंकते हैं तो लहरें उठती हैं, एक लहर से दूसरी, दूसरी से तीसरी, और वो फैलती है और फैलने के साथ वो किनारों तक जाती है। तो रिपल इफेक्ट का मतलब ही हुआ कि एक चीज दूसरी चीज को जब प्रभावित करता है तो उसको रिपल इफेक्ट के रूप में देखते हैं। तो देखिए, यहाँ अक्सर देखेंगे जब सरकारी क्षेत्र में नया वेतनमान आता है तो उसका प्रभाव निजी क्षेत्र में भी देखने को मिलता है। तो वहां भी वेतन में संशोधन अपने आप होता है, ये इसी रिपल इफेक्ट का परिणाम होता है। साथ ही साथ केंद्र में अगर नया वेतनमान लागू होगा तो जो राज्य होंगे वो भी विवश होते हैं अपने यहाँ नए संशोधन को करने के लिए, और उसका आधार क्या बनेगा? आधार बनेगा केंद्रीय वेतन आयोग की जो सिफारिशें होती हैं संदर्भ बिंदु के रूप में, केंद्र बिंदु के रूप में, उसी का उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं इसका रिपल इफेक्ट भी देखने को मिलता है। आगे चलेंगे और बात करेंगे 8वें वेतन आयोग के मुख्य बिंदुओं के ऊपर, लेकिन उससे पहले आपको सूचित कर रहे हैं कि दृष्टि आईएएस मुखर्जी नगर की क्लासेस अब नोएडा शिफ्ट हो चुकी हैं और यहाँ पर आईएसडीएस फाउंडेशन प्रीलिम्स मेंस कोर्स का ऑफलाइन बैच हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में एडमिशन आरंभ है। पता आप यहां से देख सकते हैं, 8750187501 वो नंबर है जिस पर कॉल करके आप विस्तार से जानकारी हासिल कर सकते हैं। साथ ही साथ प्रयागराज में नए फाउंडेशन बैच की सूचना है। हिंदी माध्यम का बैच प्रारंभ हो रहा है 19 फरवरी से सुबह 8 बजे से इसकी कक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं। अब बात करते हैं 8वें वेतन आयोग की। 8वें वेतन आयोग की अगर बात करें तो जैसा कि आपने देखा कि घोषणा 16 जनवरी 2025 को हुई है, और इसमें इसकी घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। देखिए, लाभान्वित होने वाले लोगों की संख्या कितनी है, तो 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी लाभान्वित होंगे और साथ ही साथ 65 लाख पेंशनर्स लाभान्वित होंगे। देखिए, वित्तीय बोझ की हम बात कर रहे थे, इस संख्या से आप अनुमान लगा सकते हैं कि वित्तीय बोझ किस प्रकार से बढ़ता है। लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते कि यह जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि आय की असमानता भी हमें समाप्त करनी होती है और बढ़े हुए महंगाई के अनुपात में लोगों की सैलरी को भी रिवाइज होना चाहिए। 2026 तक स्थापित किए जाने की संभावना है। 1 जनवरी 2026 तक लागू होने की इसकी संभावित तिथि है। साथ ही साथ इस आयोग के संचालन की निगरानी के लिए एक अध्यक्ष और 2 सदस्य जल्दी ही नियुक्त कर दिए जाएंगे। अगर 7वें वेतन आयोग में आप देखेंगे तो जो कर्मचारी संघ थे उसने 3.68 फिटमेंट फैक्टर की डिमांड की थी। अब सवाल उठता है, ये फिटमेंट फैक्टर क्या होता है? इसको बताएंगे आपको फिटमेंट फैक्टर क्या होता है। हालांकि इसकी डिमांड 3.68 की हुई थी 7वें वेतन आयोग में, लेकिन सरकार ने इसको माना कितना? तो 2.57 फिटमेंट फैक्टर को सरकार ने स्वीकार किया था और इसको लागू भी किया गया था। अब सवाल उठता है कि ये फिटमेंट फैक्टर क्या होता है। तो देखिए, बेसिकली ये जो होता है ये एक मल्टीप्लायर टूल है। मल्टीप्लायर टूल जिसका उपयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों के रिवाइज्ड वेतन को हम कैलकुलेट करने के लिए करते हैं। मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसी संख्या होती है जिस संख्या को हम, जो बेसिक सैलरी होती है, जो मूल वेतन होता है, मूल वेतन क्या होता है? किसी भी वेतन का आधार होता है जिस पर अन्य भत्ते और लाभ जोड़े जाते हैं। तो उस मूल वेतन में जब आप फिटमेंट फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लायर टूल है, इसका मतलब कि जो भी वेतन आपका XYZ होगा उसमें जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे किसको? फिटमेंट फैक्टर को, तो आपको पता चल जाएगा कि जो नया वेतन हुआ है, जो रिवाइज्ड वेतन मान है, वो कितना है। अब फिटमेंट फैक्टर जितना ज्यादा होगा नए वेतन मान को उतना ज्यादा बेहतर माना जाएगा। अब देखिए यहां पर मतलब इसका और स्पष्ट आप समझें कि जो पुराने वेतन से रिवाइज या बढ़ा हुआ वेतन कितना ज्यादा होगा, ये डिपेंड करता है कि फिटमेंट फैक्टर कितना ज्यादा होगा।
ये बेसिक सैलरी में फिटमेंट फैक्टर से गुणा करके निकाला जाता है। अब 7वें वेतन आयोग में आपने देखा कि 2.57 था, यानी कि कर्मचारियों का नया वेतन जो है पुराने वेतन का 2.57 गुना हो गया। मतलब जो भी उनका पुराना वेतन था उसमें इंटू 2.57 हुआ, फिटमेंट फैक्टर से उसको गुणा किया गया और नए वेतन को लागू किया गया। अब यहां पर यह हो रहा है, उम्मीद की जा रही है कि नए वेतन में 3 फिटमेंट फैक्टर के आसपास की संख्या होनी चाहिए, जिससे कि उनमें होने वाली जो वृद्धि है वो 40% से ज्यादा होगी। लगभग ऐसा अनुमान है कि अगर 3 फिटमेंट फैक्टर रहा या उससे ज्यादा रहा तो ये माना जा रहा है कि लगभग 43% वेतन में वृद्धि हो सकती है। अब कैसे कैलकुलेट करें? तो कोई नई सैलरी आपको ज्ञात करनी है तो बेसिक सैलरी जो भी है, इस वक्त की बेसिक सैलरी मान लीजिए किसी की 10,000 रुपए है, तो उस 10,000 रुपए में आप फिटमेंट फैक्टर, अगर पुराने फिटमेंट फैक्टर को लें 2.57, तो 10,000 में 2.57 को अगर आपने गुणा कर दिया तो रिवाइज सैलरी आपको मालूम हो जाएगी कि 10,000 गुणे 2.57, इसका मतलब कि 25,700 रुपए उसकी रिवाइज सैलरी हुई। अब नए वेतनमान में, 8वें वेतनमान में फिटमेंट फैक्टर के ज्यादा होने की उम्मीद की जा रही है। अगर 3 या उससे ज्यादा होता है तो 43% या उससे ज्यादा की वृद्धि होने की संभावना है। तो यहां पर याद रखिएगा, फिटमेंट फैक्टर आपके समझने के लिए आसान होगा। अंत में बारी आती है अभ्यास प्रश्न की। एक प्रीलिम्स अर्थात एक एमसीक्यू होगा, बहुविकल्पीय प्रश्न होगा, क्योंकि बहुविकल्पीय प्रश्नों का रोल आपके तैयारी के बीच में बहुत ज्यादा होता है। इसके माध्यम से हम अपने अभ्यास को धार दे सकते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न का जवाब आप जरूर दें। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर कितना तय किया गया था? विकल्प आपके सामने है, 2.25, 2.57, 3 या 2.75। साथ ही साथ आपके लिए एक मुख्य परीक्षा के लिहाज से प्रश्न दिया जा रहा है, आप इसका लिखकर अभ्यास करें। फिटमेंट फैक्टर का वेतन निर्धारण में क्या महत्व है? वेतन आयोग द्वारा किए गए संशोधनों का राज्य और निजी क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? स्पष्ट करें। इन दोनों प्रश्नों का जवाब आप अपने अपने तरीके से देना ना भूलें। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।